मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने गाउस के नियम के बारे में पढ़ लिया था। गाउस के नियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो भी हमने देख लिए थे। आज अपन बात करने वाले कूलॉम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति, यानी आपने कूलॉम नियम पढ़ा है। कूलॉम नियम क्या होता है कि जब कोई दो आवेश होते हैं उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो अपन किससे फाइंड आउट करते हैं? कूलॉम नियम के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो जब आपने कूलॉम नियम पढ़ा है तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि कूलॉम नियम से गाउस के नियम को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उसको व्युत्पन्न किया जाता है। गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू सिग्मा की अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कोई बंद पृष्ठ होता है उससे पारित होने वाले जो फ्लक्स का मान है वो क्या होता है? उसके आवेश के बीजगणितीय योग के और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के क्या होता है? इक्वल होता है। तो वो कहलाता है अपना गाउस का नियम। तो अपन ने देखो नियम तो दोनों पढ़ लिया, कूलॉम नियम भी पढ़ लिया और गाउस का नियम भी पढ़ लिया। आज अपन इसी की क्या करेंगे, कूलॉम नियम का उपयोग में लेते हुए या उसको काम में लेते हुए अपन क्या करेंगे, गाउस नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, यानी गाउस नियम को निकालेंगे। क्लियर? तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को समझना। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे कोई एक बंद पृष्ठ है। क्या है आपके पास? कोई बंद पृष्ठ है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई भी बंद पृष्ठ आप मान सकते हो। ये मैंने मान लिया कि कोई ये क्या है आपका बंद पृष्ठ है। क्लियर? ये क्या है आपका कोई बंद पृष्ठ है। और मैंने बोला भी था कि जो आप यदि कोई गाउसीय सतह बनाते हो तो वो कैसे कोई भी आकार की किसी भी आकृति की हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि कोई गोली हो, वर्गाकारी हो, आयताकारी हो, वो किसी भी आकार की आप लिख सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये मैंने क्या बना दी, कोई सतह बना दी या कोई बंद पृष्ठ बना दिया। इसका जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु पर मैंने एक आवेश रख दिया Q। ये जो इसका मूल बिंदु था इस पर मैंने क्या रख दिया, कोई Q आवेश रख दिया। क्या रख दिया? कोई Q आवेश रख दिया। और जो ये अपने पास पृष्ठ है इस पृष्ठ पर मैं लेता हूँ एक क्षेत्रफल अल्पांश। क्या लेता हूँ? एक क्षेत्रफल अल्पांश। क्षेत्रफल अल्पांश क्या होता है कि एक छोटा सा मैं एरिया लेता हूँ जिसे अपन नाम देते हैं क्षेत्रफल अल्पांश। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया ले लिया। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया क्या? ds। क्या दे दिया? ds। क्या दे दिया? ये आपका क्या कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। ये आपका क्या कोई क्षेत्रफल अल्पांश है। मान लिया कि ये कौन से बिंदु पर है? इस पृष्ठ पर है और p बिंदु पर स्थित है। क्या है? पृष्ठ पर है और p बिंदु पर स्थित है। यदि मैं इस q से इस ये मूल बिंदु कौन सा था? o था। यदि o से मैं p की दूरी मानूं तो o से p की दूरी में मान लेता हूं कितनी है? r है। तो देखो ये आपका क्या एक सरफेस है, ये आपका क्या एक छोटा सा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ को दूरी मापने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो यहाँ से मिलाऊंगा, इसके सरफेस से मिलाऊंगा और इसके सरफेस से मिलाऊंगा। क्लियर? और यदि इसके मैं बीच की दूरी मानूं तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, जो यदि मैं इसके सेंटर पॉइंट से दूरी मानूं तो ये हो जाएगी आपकी कितनी? r। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो O बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर स्थित क्या एक सरफेस है। उस सरफेस पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि यदि आपके सामने कोई सरफेस है, उस सरफेस का यदि मैं वेक्टर बनाऊं, ds वेक्टर बनाऊं तो किधर होगा? तो आप जानते हो कि जो ds वेक्टर होगा वो आपका कैसे होगा? परपेंडिकुलर। मान लिया ये आपका सरफेस था, ये क्या था? आपका सरफेस था। यदि ये सरफेस ऐसा है, मान लो यदि ये सरफेस देखो ऐसा है तो इसका ds ऐसे होगा। तो इसका ds कैसे होगा आपके पास? ऐसे होगा। यदि आपके पास ये ds ऐसे हो जाता है, मैं हल्का सा टेढ़ा हो गया, तो इसका ds कैसे होगा? इस तरीके से होगा। यदि ये ds ऐसे हो गया तो ये कैसा होगा आपका? ds इस तरीके से होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जो मैंने माना है वो क्या माना? एक सरफेस माना है। तो ये सीधा नहीं है, ये हल्का सा तिरछे में है। तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ कि ये इसका मैंने क्या बना लिया? ds वेक्टर बना लिया। क्या बना लिया? ds वेक्टर। क्लियर? और यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो प्लस q है, यानी दिशा क्या होगी? बाहर जाते हुए। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? ये वाला होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा। मान लिया कि इसके बीच में एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है आपका? थीटा। यानी ds और e के बीच में क्या बन रहा है अपना? एक एंगल बन रहा है जो मान लिया मैंने कितना है? थीटा है। तो देखो डायग्राम सबको क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या माना मैंने? एक बंद पृष्ठ माना है। क्या माना? बंद पृष्ठ माना। उस बंद पृष्ठ के अंदर O बिंदु पर मैंने क्या माना? कोई Q आवेश स्थित है। उससे r दूरी पर मैंने एक सरफेस माना या एक अल्पांश क्षेत्रफल माना, जिसका नाम क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर बिंदु P पर स्थित है। और इसका जो ds वेक्टर होगा वो e के क्या होगा? थीटा डिग्री एंगल पे होगा, या e और ds के कैसे होंगे? एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पे होंगे। क्लियर? अब अपन को यहाँ पे निकालना है, गाउस नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे गाउस नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए अपन क्या कंसीडर करते हैं, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम की थ्योरी लिख लेता हूँ यहाँ पे कि डायग्राम में मैंने क्या क्या माना है। तो डायग्राम के बारे में आप लिख सकते हो। देखो सबको डायग्राम क्लियर है? बताइए डायग्राम सबको क्लियर है क्या? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माना कि कोई बंद पृष्ठ पर माना किसी बंद पृष्ठ में बिंदु O पर माना कि किसी बंद पृष्ठ में बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। Q आवेश स्थित है और इस बिंदु O से R दूरी पर
और बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर या पृष्ठ पर O से R दूरी पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं, एक क्षेत्रफल अल्पांश की क्या करते हैं अपन, कल्पना करते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपके पास कोई क्षेत्रफल अल्पांश हो गया। देखो डायग्राम की जो भी थ्योरी होती है वो सब आप बनाकर लिखा करो, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वो का वो लिखो, आपने जो जो माना है उसको बना के अपनी लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया कि माना कि कोई बंद पृष्ठ था, उसमें बिंदु O पर क्या था, आपका Q आवेश स्थित था। क्लियर? तो ये रहा आपका Q आवेश, बिंदु O से R दूरी पर मैंने क्या माना, पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं। क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये क्या है, आपका प्लस Q आवेश है, और प्लस Q आवेश से R दूरी पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पहले भी आप निकाल चुके हो कि प्लस कोई बिंदु आवेश होता है या प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E = KQ/R², सभी जानते हो आप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, क्या लिख सकता हूँ, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E = K आता है, K की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K आ गया। फिर क्या आ जाएगा आपका Q अपॉन में क्या आ जाएगा, R², क्योंकि इसकी डिस्टेंस कौन सी है, R², इसलिए ये क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर? तो आप जानते हो ये वाला फॉर्मूला जानते हो डायरेक्ट, कि जब आपके पास कोई प्लस Q आवेश स्थित होता है या बिंदु आवेश स्थित होता है, उससे R दूरी पर यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो पहले अपन ने डेरिवेशन को प्रूव भी किया था, किस तरीके से निकाला था आप सब जानते हो। बल निकाला था, बल में से फिर क्या लगाया था, Q0 का परीक्षण आवेश मान के हुए अपन ने निकाला था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, KQ/R², और डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगी, R कैप, यानी ये इसके लंबवत होगी, किसके लंबवत होगी, सरफेस के। ठीक है? अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये आपका क्या है, सरफेस है, यानी ये क्या है, आपका कोई अल्पांश क्षेत्रफल है। इस अल्पांश क्षेत्रफल से यदि मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि गाउस का नियम क्या निकालता है, आपका फ्लक्स निकालता है। यदि मुझे कोई क्षेत्रफल अल्पांश है, इस क्षेत्रफल अल्पांश से क्या निकालना है, कोई फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, कोई फ्लक्स निकालना है। यदि मैं क्षेत्रफल अल्पांश से किसी फ्लक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, किसी फ्लक्स की बात करता हूँ, तो देखो कोई क्षेत्रफल अल्पांश था, इस क्षेत्रफल अल्पांश से यदि मैं किसी फ्लक्स की बात करूं तो आप जानते हो कि वो फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अल्पांश क्षेत्रफल से, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स। और आप सब ये जानते हो कि ये जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, तो मैं पहले भी आपको फ्लक्स के बारे में डिफाइन कर चुका हूँ कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की जो संख्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वो किसी सरफेस के अंदर से उसको पार करती है, तो उसकी कितनी संख्या में पार करेगी वो इसका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। वो मैं आपको पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। तो मैंने क्या माना कि अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स। अब ये अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, आपका ds है। क्या है, आपका ds है। तो देखो इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई, क्या होगा, फाई = E वेक्टर, और डॉट क्या आएगा, आपका ds वेक्टर। यही आएगा, बताओ यही आएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और आप सब ये जानते हो कि यहाँ पे देखो ds है, तो यहाँ फाई भी कैसा आएगा, आपका अल्पांश के रूप में आएगा। यानी क्या होगा, अपन केवल किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, किसकी बात करें, केवल और केवल एक क्षेत्रफल की बात करें, एक छोटे से क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या आएगा आपका, जब ये ds है तो आपका यहाँ भी क्या आएगा, d फाई आएगा। क्लियर? तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि देखो यहाँ पे E वेक्टर का मान आपको पता है, तो यहाँ से E वेक्टर का मान रख सकते हो। बट ये तो क्या निकाला है मैंने, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स निकाला है। क्या निकाला है, अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करता हूँ, इस पूरे के लिए बात करता हूँ, तो क्या होगा, तो देखो यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि मैं फ्लक्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फ्लक्स की, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो डी फाई था, यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। यही होगा, बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन डी फाई होगा। इंटीग्रेशन कौन सा आएगा, सरफेस का आएगा। कौन सा आएगा, सरफेस का, क्योंकि अपन बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं। फिर अपन बात करें इसके आगे की, तो देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या था आपका फाई था, तो ये आ जाएगा आपका फाई, इंटीग्रेशन आ गया एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई है। डी फाई का मान क्या है आपके पास, ई वेक्टर
डॉट का ds वेक्टर, यही आपके पास। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं e का मान समीकरण 1 से रख सकता हूँ, e का मान है आपके पास पहले से ही। यदि मैं समीकरण 1 से e वेक्टर का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 में रखने पर तो देखो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, देखो ई वेक्टर का मान है वो समीकरण यदि 3 में रखते हैं तो वो हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आ जाएगा आपके पास q बाय आर स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा आपके पास q बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका r वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ds वेक्टर, क्या आ जाएगा r वेक्टर और ds वेक्टर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यदि डाउट नहीं है तो इसके बारे में आप लिख लो जो मैंने लिखा है। क्लियर होगा सभी को। और आप ये भी जानते हो, आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि ये वाली जो टर्म आती है आर कैप ds, यानी ये वाली जो टर्म आती है वो क्या आती है, देखो आर कैप और ds, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एकांक सदिश का परिमाण निकाले तो ये क्या आता है आपके पास आर कैप ds cos थीटा, ठीक है। और आप जानते हो कि कोई भी एकांक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर का मापांक आता है वो क्या आता है 1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल क्या बचेगा ds cos थीटा, क्या बचेगा ds cos थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो फाई है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आ जाएगा q बाय आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा q बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ds cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे जो इंटीग्रल था, देखो इंटीग्रल लगाना भूल गए अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रल आएगा। क्लियर, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। तो इतना एक बार आप लिखिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। लिख लीजिए इसको, एक एक टर्म को समझना है। देखो डेरिवेशन को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, एक एक टर्म, एक एक जो टर्म आ रही है। अब जैसे ये आप पहले से ही जानते हो बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पे मैंने क्या माना था, एक बिंदु आवेश क्यों माना था, इससे r दूरी पर मैंने bp पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आप जानते हो। ये अपन ने क्या माना, एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश माना, इस अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा वो अपन जानते हैं इस फॉर्मूले से निकलेगा। यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करते हो तो क्या करूंगा मैं, डी फाई का समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका पास फाई आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकलेगा। क्लियर, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, फ्लक्स ही तो निकालना है। यदि फ्लक्स q/ε0 आ जाता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, गाउस नियम आ जाएगा। लिखिए जल्दी से इसको, लिख दिया। चले आगे, अब मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो समीकरण 4 आया इसके आगे की बात करूंगा। देखो क्या निकालना है अपन को, फ्लक्स निकालना है, तो ये क्या आ गया फाई। अब यहाँ पे देखो जहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि थीटा ई व डी एस के बीच का कोण है, जहाँ पर थीटा क्या है आपके पास, जहाँ पर थीटा डी एस तथा ई के बीच का कोण है, जहाँ पर थीटा डी एस तथा ई के बीच का क्या है कोण है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, बीच का क्या है कोण है। तो ये आप पहले से जानते हो कि ये क्या है आपके पास डी एस और ई के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एक थीटा। अब मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करता हूँ। देखो ये जो समीकरण नंबर 4 है, इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल में क्या ले लेता हूँ, देखो ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्या है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, फिक्स कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, तो ये क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होती है जिसे बोलते हैं अपन घन कोण, क्या बोलते हैं, घन कोण। अब उस घन कोण के बारे में समझो कि ये सॉलिड एंगल या घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल या घन कोण ये क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना है। क्लियर,
देखो इसको समझाता हूँ। यदि आपके पास कोई क्षेत्रफल अल्पांश है, मान लिया कि आपके पास ये वाला कोई क्षेत्रफल अल्पांश था, यदि मैं इसका अलग से डायग्राम बनाऊँ तो मान लिया कि इसका क्या है, बंद पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या है आपका केंद्र बिंदु, और यहाँ पर कोई बन रहा है आपका क्षेत्रफल अल्पांश। क्या बन रहा है इसका क्षेत्रफल अल्पांश। तो ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसके दोनों सिरे यदि ओ बिंदु के साथ जो एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इस क्षेत्रफल अल्पांश के ये वाला सिरा और ये वाला सिरा मिलकर दोनों ओ के बीच में यानी इन दोनों के पृष्ठ के बीच में जो एंगल बनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, घनकोण कहलाएगा। यदि मैं कहता हूं कि ये वाला एक सरफेस है, ये वाला एक सरफेस है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये कहलाता है आपका डी ओमेगा, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, डी ओमेगा से, जिसे अपन बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश से या किसी अल्पांश क्षेत्रफल से, किसी अल्पांश क्षेत्रफल से या किसी क्षेत्रफल से बिंदु O पर बनाया गया कोण, बिंदु O पर या केंद्र पर, क्षेत्रफल से बिंदु O पर या केंद्र पर भी लिख सकते हो आप, केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। बनाया गया कोण क्या कहलाता है आपका, घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और ये घन कोण होता है ये किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे एक नोट ही बना के लिख लेना कि जो डी ओमेगा होता है तो वो होता है किसके एंगल में। देखो अब यहाँ से मान लिया ये आपका क्या था, डी एस था, ये आपका ओ था और इससे दूरी कितनी थी आपकी, आर थी। तो इस जो ये घन कोण होता है वो होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और डी एस कॉस थीटा आप जानते हो क्या है, यहाँ पे जो आपका वेक्टर आया है डी एस कॉस थीटा कहाँ से आया, देखो आपके पास आर कैप डी एस था, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसके बीच में जो थीटा बन रहा था वो क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो होगा वो क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू देगा, यहाँ पे डी ओमेगा क्या देगा, एक अपनी वैल्यू देगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो डी एस कॉस थीटा है वो क्या हो गया, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा हो गया। और आप जानते हो ये वाला एक टर्म होती है, ये आपको कॉलेज लेवल में भी पढ़ने को मिलेगी, 12th में भी पढ़ने को मिलेगी। तो आपको एक यहाँ पे एक घन कोण का बॉक्स बना के या डेफिनेशन बना के लिख लेना कि किसी क्षेत्रफल से बनाया गया कोण होता है, केंद्र पर जो कोण बनाता है वो क्या होता है, उसका घन कोण होता है। और यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पे यदि मैं इस टाइप का कोई सरफेस होता है तो मान लिया कि जो घन कोण का मान होता है, तो घन कोण का जो मान होगा, देखो यहाँ पे यदि घन कोण के मान की बात करूँ तो ये घन कोण का मान कितना होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है आपका 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। जो भी आपके पास सॉलिड एंगल आएगा तो सॉलिड एंगल में यदि कोई गोले के रूप में हो या ऐसे कोई बंद पृष्ठ हो या ऐसा कोई क्षेत्रफल अल्पांश हो, उसका घन कोण हमेशा एक नियत राशि होता है और वह नियत राशि कितना होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो यदि मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर मैंने दे दिया 5 दे दिया, क्या दे दिया 5। यदि मैं इसकी जगह क्या रखूंगा, 4 पाई रखूंगा, क्या रखूंगा, यानी कंप्लीट की जगह मुझे 4 पाई रखना होगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो डी एस कॉस थीटा क्या, और ये क्या होगा आर स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा, कहाँ से, यहाँ से डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा, तो यहाँ पे डी ओमेगा लिख दिया। और डी ओमेगा का मान क्या होता है, आप जानते हो 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। देखो आपका गाउस का नियम आ गया क्या, यही आपका गाउस का नियम था। तो गाउस का नियम क्या कहता था कि कोई भी फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या आ गया, गाउस का मान आ गया। तो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कूलॉम नियम से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के साथ स्टार्ट किया था और गाउस नियम पर खत्म कर दिया। क्लियर। तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब आप 12th क्लास में हो तो आपको परसेंटेज अच्छे से अच्छे कवर करने हैं।
आपको जो बुक का नॉलेज है वो भी कंप्लीट रूप से लेना है कि जो हम आपको बुक पढ़ाने जा रहे हैं, हम जो एनसीईआरटी की बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, और यही बुक आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होती है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ये एक एक टर्म वाइज एक एक डेरिवेशन पढ़ते जा रहे हो तो इनको फॉर्मूले जो जैसे निकल रहे हैं, जैसे जैसे फॉर्मूले अपने पास निकल रहे हैं उन फॉर्मूले को दिमाग में डाल के उनके बेस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ठीक है, तो उसके बेस पे हो सकता है आपके पास जो भी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, कोई जी का एग्जाम देगा, कोई एम्स का एग्जाम देगा, कोई मेडिकल लेवल का एग्जाम देगा, कोई एंट्रेंस से देगा, कोई बीएससी में एडमिशन लेगा, तो सब अलग अलग रास्ते जाएंगे अपने। तो जितने भी अलग अलग रास्ते जाएंगे तो सब में कंपटीशन एग्जाम लगता है, एंट्रेंस एग्जाम सभी का लगता है। तो एडमिशन लेने के लिए आजकल काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सभी जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वहाँ पे आप एग्जाम देने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए 11-12 का कंप्लीट रूप से। क्या होना चाहिए? 11-12 का कंप्लीट रूप से नॉलेज होना चाहिए। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ो, और मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी जितना हो सके उतना मैं डीपली अंदर जा रहा हूँ। जितना आपके बुक में नहीं है उससे भी मैं हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही जा रहा हूँ, आपको नॉलेज कंप्लीट रूप से दे रहा हूँ। क्लियर? और जो मेरी क्लास है उस क्लास से आप क्या बना सकते हो, नोट्स भी आराम से बना सकते हो, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बीएससी लेवल को भी इसी स्पीड से इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स उनको करवाया हुआ है। तो मुझे पता है कि इस स्पीड से आप आराम से नोट्स भी बना सकते हो। और मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, अब तो थ्योरी भी मैं बोर्ड पर लिखने लग गया, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। कोई बड़ी थ्योरी आएगी तो उसको मैं आपको बोर्ड पर लिखा लूँगा, कोई छोटी थ्योरी आएगी तो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। सही बात है। चलो चलते आगे, लिख दिया हो तो ये आपका क्या था, कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। और यहाँ पे लिख लेना कि यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका गाउस का नियम हो गया। अब एक नोट बना के लिख लो, एक नोट बना के लिख लो घन कोण के बारे में। ये तो डेफिनेशन तो मैंने इसके बीच में लिखवा दी, बट एक तो भी नोट बना के लिख लो, आपको याद रहेगा। एक नोट लिखिए, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा लिखिए, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, नोट बना के लिख लीजिए आप, कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु, पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर, पृष्ठ के अंदर की बात होगी, ठीक है, बाहर की नहीं होगी। पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण एक नियत राशि को व्यक्त करता है, एक नियत राशि को व्यक्त करता है, एक नियत राशि को व्यक्त करता है। क्या करता है? एक नियत राशि को व्यक्त करता है। तो वो क्या होता है? जो कोई 4 पाई है, जो कि क्या है आपकी 4 पाई है। क्लियर? ये आप एक नोट बना के लिख लीजिए, ये आप नोट बना के लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को भी आपको सॉल्व करना है कि 0.03 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, त्रिज्या के गोले के अंदर, गोले के केंद्र बिंदु पर, गोले के केंद्र बिंदु पर Q आवेश स्थित है। मैं लिख लेता हूँ इसकी आवेश की वैल्यू 7.6 माइक्रोकूलाम का, केंद्र बिंदु पर 7.6 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। तो पृष्ठ के द्वारा फ्लक्स, तो पृष्ठ के द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ के द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, फ्लक्स का मान ज्ञात किए रहो। फिर उसने एक कंडीशन और दे रखी है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, कि यदि गोले की त्रिज्या को, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए?
दुगुना कर दिया जाए तो गोले की त्रिज्या को दुगुना करने पर फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी बता सकते हो आप, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है कि कोई आपको गोला दे रखा है जो की त्रिज्या कितनी है 0.03 मीटर है, गोले के केंद्र बिंदु पर एक आवेश स्थित है जो कितना है आपके पास 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो पृष्ठ के द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और आप जानते हो कि जो निर्गत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन यदि मैं इसका करूं तो ये क्या होता है आपके पास फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। करिए जल्दी से सॉल्व। देखो ये आपके पास जो क्वेश्चन था इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो ये आपके पास फॉर्मूला है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है आपके पास, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पे क्या है, कोई भी आवेश है और वो आवेश कितना दे रखा है आपको 7.6, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो दिया हुआ है वो क्या है 7.6 माइक्रोकूलम है। यदि इसको मैं कूलम में बदलता हूँ तो क्या आ जाएगा 7.6। और मैंने बताया था कि माइक्रो मिली कैसे होता है, तो माइक्रो का होता है 10 की घात -6। क्या होता है 10 की घात -6, क्या हो जाएगा कूलम। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो फाई इक्वल टू क्यू कितना है आपके पास 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की वैद्युशीलता तो 8.85 इंटू 10 की घात -12। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास। अब मैं यदि बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा 7.6 इंटू 10 की घात, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। और यदि इसका मात्रक लिखना चाहो तो देखो क्यू तो का तो क्या है आपके पास कूलम है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे लिखा था, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या आता है आपके पास R स्क्वायर था। आपको यदि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखना है तो मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर लाऊंगा तो 1/f कूलम स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूटन। ये मात्रक आता है आपका, क्या मात्रक आता है आपके पास कि इसका जो मात्रक आएगा एप्सिलॉन नॉट का वो क्या आएगा, देखो कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो कूलम से एक कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो 7.6 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात देखो -6 प्लस 12 कर देता हूँ, ये 12 ऊपर आएगा। सबसे पहले जो 10 की घात होती है उसे आप ऊपर नीचे करके सॉल्व कर दो, तो 10 की घात -12 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्या हो जाएगा सॉरी मीटर कूलम रहेगा क्योंकि एक कूलम से एक कूलम कट गया तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो यदि मैं यहाँ पे एक जीरो हटाता हूँ तो ये एक जीरो हो जाएगा और यदि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैंने सॉल्व की हुई है तो वो मैं लिख देता हूँ 8.6 इंटू 10 की घात 5, क्या 8.6 इंटू 10 की घात 5, ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो और ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा। तो देखो इसने जो फ्लक्स पूछा था निर्गत फ्लक्स का मान तो आपके पास आ गया, फिर वो कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने ये फॉर्मूला काम में लिया क्या ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है क्या, जो आपका निर्गत फ्लक्स है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या को चाहे आप 2 गुना करो, 4 गुना करो, आधा कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यदि कह सकता हूँ कि यदि यहाँ पे फ्लक्स का मान, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर फ्लक्स का मान, यहाँ पर फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो त्रिज्या को दुगुना करने पर, तो त्रिज्या को
त्रिज्या को दुगुना करने पर फ्लक्स के मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स के मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल हो गया। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ये हो गया आपके पास। अब अपन इस चैप्टर के एंडिंग में चल रहे हैं, लगभग अब चैप्टर नंबर 1 था उसके एंडिंग में अपन आ चुके हैं। इसमें 1 या 2 डेरिवेशन और है, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। आपका जो ये टॉपिक था गाउस नियम वाला वो कंप्लीट हो गया है, और कूलॉम नियम से गाउस की नियम की व्युत्पत्ति हमने कर ली है, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल कर दिया है। क्लियर। तो मिलते हैं अपन वापस नेक्स्ट क्लास में, इसका जो अगला टॉपिक होगा उसके साथ। तो आप सभी को धन्यवाद, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से क्लास की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। यदि आपने टेलीग्राम चैनल है अपना जो VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से है, वो यदि ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लास की, अपना जो टेस्ट शेड्यूल है और जो क्विज के माध्यम से टेस्ट लिया जाता है, जो मेरिट बनाई जाती है, वो भी आपको सब टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है। क्लियर। तो आपका जो टेस्ट होगा वो टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 7 दिन में जो पढ़ाया जाता है उसके बेस पे होता है, हर संडे को होता है। क्लियर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए, ताकि जो मैंने वीडियो बनाने का मकसद है, जो मैं यूट्यूब के क्लास लेने का मकसद है, जो मेरा टारगेट है, वो जल्दी से पूरा हो सके। ताकि आपको भी सबको, मेरा टारगेट यही है कि जो मैं ये क्लासेज बना रहा हूँ यूट्यूब पर, जो भी ये वीडियो लेक्चर NCERT बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे, ताकि वो घर बैठे आराम से अपनी स्टडी को जारी रख सके। क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।